सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र का चैप्टर 2। ठीक है, दार्शनिक पृष्ठभूमि। इससे पहले का जो चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्टली उस चैप्टर को जाके आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स को मैं बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आप वीडियो सुनेंगे आपको सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको अदर वीडियोस आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को आपको बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मेरे टॉपिक्स हैं वो मैंने लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है वो मैंने आपको इन्हीं टॉपिक्स में कवर करवा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रस्तावना। ठीक है, एंड देन सेकंड टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की जो दर्शन की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई और कब हुई। संविधान सभा के दार्शनिक संविधान सभा के दार्शनिक आधार, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और संविधान सभा की आलोचना किस प्रकार से और किसने की। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आपको देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स हमारा है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हम आगे जो हमारा चैप्टर है वो किस बेस पे है और हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे और किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रस्तावना है उसको आपको पहले ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह हो, किसी भी शब्द में अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो भारत के लोगों के लिए तथा भारत को एक जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का संकल्प लेता है। ठीक है, तो भारत का एक ऐसा संविधान है जो भारत के लिए क्या करता है, एक ऐसा राज्य बनाता है जो कि लोकतांत्रिक है। जैसे कि हमारा जो देश है स्टूडेंट्स वो है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जहाँ पे सभी लोगों को समान रखा गया है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे जो जनता है वो सभी समान है, चाहे अलग अलग प्रकार की जाति हो, चाहे अलग अलग प्रकार के धर्म हो, सभी यहाँ पे जो समान है वो माने गए हैं। ठीक है, तो जो हमारे भारत का संविधान है वो एक ऐसा गणराज्य चाहता है, एक ऐसे गणराज्य की स्थापना करता है जो कि जनतांत्रिक है। ठीक है, जो कि लोकतांत्रिक है, जहाँ पे सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी हमारा एक तरीके से जो भी मनुष्य है, सभी के अधिकारों की जो सुरक्षा है वो संविधान के द्वारा की जाती है, चाहे वह किसी भी जाति, नस्ल, लिंग या जगह से संबंधित हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो अधिकार होते हैं वो अधिकारों की जो सुरक्षा है वो संविधान के द्वारा की गई है, वो भी समान रूप से। ठीक है, संविधान जो है वो संकल्प लेता है कि जो भी नागरिक के अधिकार है वो उनकी सुरक्षा करेगा। देखिए आगे देखते हैं अब। ये सिद्धांत सभी व्यक्तियों को स्वायत्तता एवं सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है यानी कि जो संविधान है हमारा वो सभी व्यक्तियों को सम्मान जो है वो प्रदान करता है, सभी को बराबर रखता है। ठीक है, सभी व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सर्वोच्च है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। यानी सभी व्यक्ति जो हैं वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। ठीक है, और संविधान के द्वारा जो नागरिक है वो सर्वोच्च है। ठीक है, प्लस जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो नागरिक है वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अब चाहे निर्णय आपका मतदान के तौर पे हो, चाहे वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हो, निर्णय में वो जो मनुष्य है, जो वो व्यक्ति है वो खुद सर्वोच्च है, यानी कि खुद निर्णय वो अपना ले सकता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का जो संविधान है, संविधान सभा में गंभीर चर्चा का परिणाम रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो देखो भारत का जो संविधान है वो बहुत ही आसानी से नहीं बना है। काफ़ी संघर्ष हुए, काफ़ी स्ट्रगल हमें देखने को मिला। ठीक है, जिन्होंने भी हमारा जो संविधान है वो बनाया, उन्होंने काफ़ी, जो हमारी जो संविधान सभा है उन्होंने काफ़ी संघर्ष करा, तब जाके जो एक हमारा संविधान है, एक प्रॉपर जो संविधान है, संविधान की जो किताब है वो बन के तैयार हुई। ठीक है, इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो हमारा जो संविधान है स्टूडेंट्स, वो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो चुका था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके तौर पे हम आज के रूप में हम देखते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। उसी दिन हमारे जो भारत का जो संविधान है स्टूडेंट्स, वो लागू किया गया था। मतलब एक प्रकार से जो संविधान है वो हमारा पूरे देश पे लागू कर दिया गया। ठीक है, समान रूप से। संविधान को बनाने में स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं तो संविधान को बनाने में तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, उस समय में ही जो हमारा संविधान है वो पूरा बन के तैयार हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में जो संविधान है उसको लागू कर दिया गया था। संविधान का मूल दार्शनिक आधार एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन को दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता सुनिश्चित हो। ठीक है, देखो संविधान का जो मूल दार्शनिक आधार है ना, दार्शनिक आधार का मतलब ये होता है, संविधान जो है वो एक इस तौर पे बनाया गया कि जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, जो एकता है, वो उसको बनाए रखे। ठीक है, समान रूप से, प्लस हमारे देश की जो एकता है उसको बनाए रखे, हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखे। उसके आधार पे जो हमारा जो संविधान है उसको बनाया गया है। तो एक प्रकार से संविधान का जो मूल दार्शनिक आधार है, मतलब संविधान जो है उसका एक ऐसा आधार है कि जो सभी रूप से जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो राष्ट्रीयता है, जो अखंडता है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, आगे आगे आपको जो दार्शनिक अधिकार है स्टूडेंट्स, वो आगे आगे जब मैं आपको टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी वहाँ पे आपको और अच्छे से जो टॉपिक है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं। संविधान के मूल दार्शनिक अधिकार जड़ें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के प्रयत्नों से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत का कॉमनवेल्थ विधायक 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, सुप्रू रिपोर्ट 1945 ने लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिशें की थी। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जो हमारा संविधान है वो बहुत ही मतलब ये है कि आसानी से नहीं बता। ठीक है, आसानी से नहीं बना, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी सिफारिशें रखी गई, काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तब जाके जो एक हमारा संविधान है वो बन के तैयार हुआ। उनमें से जो हमारे कुछ विचार थे, उनमें से जो हमारी कुछ सिफारिशें थी, रिपोर्ट थी, वो मैं यहाँ पे देखो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि पहला जो था वो था हमारा कॉमनवेल्थ विधायक। ठीक है, जो कि 1925 में था, और नेहरू रिपोर्ट जिसमें हमारे संविधान को बनाने की सिफारिशें की गई, जो कि 1928 को इसको प्रस्तुत किया गया। सुप्रू रिपोर्ट जो कि 1945 को प्रस्तुत की गई। तो इन सबों में, ठीक है, ये जो रिपोर्टें थी, जो ये सिफारिशें थी, ये केवल किस लिए थी? एक ऐसा देश प्रजातांत्रिक प्लस अधिकारों की जो कि नागरिकों को मिलने चाहिए। ठीक है, तो उनकी सिफारिशें इन रिपोर्टों में की गई। आगे आगे हम नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, सुप्रू रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रजातांत्रिक अधिकार थे। ठीक है, ये क्या थे? एक ऐसे अधिकार थे जो नागरिकों के लिए थे। ठीक है, जो कि एक ऐसे अधिकार जो कि सभी लोगों पे समान रूप से लागू हो। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता तथा न्याय की समानता, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों का नियोजित बनाना। ठीक है, तो ये कुछ थे यहाँ पे जो कि जो नेहरू रिपोर्ट और सुप्रू रिपोर्ट और जो विधायक थे, ठीक है, कॉमनवेल्थ विधायक जो थे, ठीक है, उनमें इन अधिकारों की जो सिफारिशें हैं स्टूडेंट्स, वो की गई थी। संविधान सभा के मौलिक अधिकार तथा जनजातियों एवं सरकारी हस्तक्षेप से बाहर रखे गए। संविधान के मूल अधिकार न केवल व्यक्तियों, समुदायों और राज्य के संबंधों का वर्णन शासन एवं सरकार की विभिन्न इकाइयों के संबंध में भी प्रदर्शित होते हैं।
ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण तथा संघ, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्य शक्तियों का विभाजन भी इसके उदाहरण है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो संविधान है वो केवल नागरिकों के लिए नहीं बल्कि देश का जो भविष्य है यानी कि देश का जो शासन है वो किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस प्रक्रिया से चलाया जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से जो शक्तियों का विभाजन है वो किया गया है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में, ठीक है। तो उन सभी का जो वर्णन है, जो दार्शनिक आधार है वो संविधान में किया गया है, ठीक है। तो पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान के विशेष प्रावधान भी संविधान के दार्शनिक अधिकार और निर्मित किए गए। यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए भी हमारे संविधान में विशेष प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है। संविधान सभा के नेताओं का ये मानना था कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और भारतीय परंपराएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। अर्थात जो भी स्टूडेंट जो हमारा संविधान बना और संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया, उनका मानना ये था कि हमारा जो संविधान है वो भारतीय परंपराओं से काफ़ी मैच होता है, ठीक है। तो ये किसका मानना था? संविधान सभा का। संविधान सभा कौन है? जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। आगे हम देखेंगे संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। सुप्रू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट भी हम आगे एक बार पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है भारतीय संविधान के दर्शन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कब हुई, ठीक है। उससे पहले हम दर्शन का अर्थ जान लेते हैं। दर्शन का जो अर्थ है दृष्टिकोण, जो कि कार्य प्रणाली से प्रतिबिंब हुआ था, ठीक है। दर्शन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का दृष्टिकोण करना, किसी चीज़ को देखना, ठीक है। तो ये जो है वो कार्य प्रणाली से प्रतिबिंब हुआ है। भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संविधान सभा को सौंपा गया था, ठीक है। भारत के जो संविधान का जो निर्माण है स्टूडेंट्स वो किसको सौंपा गया? संविधान सभा को, ठीक है। संविधान सभा के अंदर राजनीतिक और कानूनी विद्वान मौजूद थे, ठीक है। यानी कि संविधान का जो निर्माण हुआ स्टूडेंट्स वो हमारे भारतीय लोगों के द्वारा ही हुआ। भारतीय लोग कौन थे? जिन्होंने एक प्रकार से जिन्होंने संविधान को बनाने में काफ़ी संघर्ष किया। संविधान के बनने से पहले भी उन्होंने काफ़ी संविधान की सिफारिशें करी, ठीक है। तो उन्हीं राजनीति विद्वानों को संविधान सभा का निर्माण करने के लिए उनको कार्य जो है वो सौंपा गया, ठीक है। ये सभी सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को संविधान निर्माण में सभा योजना करने के उत्सुक थे, ठीक है। तो ये जो सभी सदस्य थे जो भी हमारे संविधान सभा में थे, ठीक है, वो सभी व्यक्ति अपनी विचारधारा को संविधान में रखना चाहते थे, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। ये सभी सिद्धांत भारत के संविधान के अहम बिंदु बन गए थे जो संविधान सभा ने बनाए थे। देखिए संविधान सभा में जो भी हमारे सदस्य थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा रखी। जैसा कि हम आज शब्द देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। तो ये जो सिद्धांत है ना, ठीक है, ये जो विचारधाराएं हैं ये संविधान सभा में जो बैठे थे सदस्य ये उनके द्वारा रखी गई हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी प्रस्तावना मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। आगे आगे स्टूडेंट जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे चैप्टर्स क्लियर करवाऊंगी आपको तभी जो ये टॉपिक है संविधान का वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आने वाले टॉपिक्स में प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो प्रस्तावना ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या है मौलिक अधिकार है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो वो आने वाले जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे वो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको बताएंगे। संविधान के दार्शनिक अधिकार बनाने में
संविधान सभा के अन्य सदस्यों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्तियों का तो आप नाम 100% आपको याद रखना ही रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और वल्लभ भाई पटेल जी ने संविधान को बनाने में, संविधान का निर्माण करने में काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी इनकी जो भूमिका है वो संविधान सभा में देखने को मिली। ठीक है, इन्होंने शुरुआती तौर से ही, जब संविधान को लागू भी नहीं किया गया था स्टूडेंट्स, उसी तौर से ही संविधान को बनाने में, संविधान का निर्माण करने में, ठीक है, अपनी अपनी सिफारिशें रखी, अपना अपना संघर्ष उन्होंने करा कि किस प्रकार से संविधान बनाया जाएगा। क्योंकि उस तौर पे क्या था, जो हमारा जो देश है वो ब्रिटिश के शासन में था। ठीक है, ब्रिटिश से उन्होंने अपने एक ऐसा देश मांगा जिसमें उनका खुद का शासन हो, यानी कि एक ऐसा देश हो जो कि स्वराज हो, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा ही वो जो संविधान है वो बनाया जाए। ठीक है, तो एक प्रकार से जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी संविधान सभा में काफ़ी इनका योगदान रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के दर्शन की शुरुआत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको 1922 से मानी जा सकती है। मैं आपको बताऊं, देखो, भारतीय संविधान की जो दर्शन की शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी 1922 में, वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का एक शब्द था स्वराज। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए जिसमें खुद का शासन हो, यानी कि भारतीय लोगों का शासन हो, उसमें किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। वो एक ऐसा राज्य चाहते थे, यानी कि वो एक ऐसा देश चाहते थे। राज्य से क्या अभिप्राय है, एक देश। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, राज्य का मतलब यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की दर्शन की जो शुरुआत थी, यानी कि जो कि दार्शनिक अधिकार थे संविधान की, वो कब शुरुआत हुई इसकी 1922 में, जो कि महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग करी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी क्या चाहते थे कि एक ऐसा संविधान हो जो केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक स्वराज्य राज्य की अपनी मांग रखी, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट को भी इसका बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। आगे हम नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसका जो एक संविधान का जो समर्थन है वो हमें देखने को मिला। नेहरू रिपोर्ट में ये बताएगा कि किस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने, मतलब नेहरू जी ने अपनी अपनी कुछ सिफारिशें रखी अपनी रिपोर्ट में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि हमारा जो संविधान है स्टूडेंट्स, वो केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उसमें किसी अन्य देश या किसी भी अन्य व्यक्ति का, जो कि बाहरी देश का होगा, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही संविधान जो है वो बनाया जाएगा। हूँ आपको सभी टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप रीड आउट करेंगे, अगर आप सुनेंगे, तो आपको किसी अदर वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप आसानी से जो अपने एग्ज़ाम से आप उनको क्लियर कर सकते हैं वीडियो को सुन के भी। ठीक है, तो देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिप्स मिशन की। ठीक है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई कि संविधान आपको इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, मतलब जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में हम आगे भी पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में इसको स्वीकार किया गया। भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा होगा। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा इसके गठन का प्रारूप निर्मित किया गया। देखो मैं आपको बताती हूँ, क्रिप्स मिशन जो था, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगी, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें भी आपको क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। क्रिप्स मिशन जो था, क्या हुआ, जापान ने जो है वो भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, तो उस दौरान क्या था, जो ब्रिटिश लोग हैं उनको वही चाहते थे कि वे जापान से लड़ने में जो भारत लोग हैं वो उनकी मदद करें।
ठीक है। तो ये उन्होंने सिफारिशें रखी कि अगर आप हमारी जापान से लड़ने में आप हमारी हेल्प करेंगे, अपनी हमारी मदद करेंगे, तो आपका जो संविधान है वो हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो भारतीय लोग था उनका मानना ये था कि अगर हमने इनकी जो शर्त है वो मान भी ली, तो क्या पता है कि हमारा संविधान हमें बना के देंगे भी या नहीं भी देंगे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में एक प्रकार से एक ऐसा ढांचा तैयार करा गया कि संविधान जो है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब जो भारत है वो जापान से लड़ने में ब्रिटिश लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन था जो कि 1946 में भारत आया, जिसमें हमारे 3 व्यक्ति आए थे, ठीक है। इनका भी जो इन्होंने भी एक ऐसा ढांचा तैयार करके भेजा जो कि बहुत ही मतलब एक प्रकार से बहुत ही बेकार था, ठीक है, बहुत ही ख़राब था। उसमें किसी भी प्रकार का ये मतलब लिखा नहीं गया कि हम आपकी जो देश है वो हम आपको आज़ाद करके देंगे, ठीक है। वहाँ पे संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे पूरा बताया गया था। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। संविधान निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 से हुई, जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किए। नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान के दर्शन की शुरुआत मानी जाती है, जिसे बाद में संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। देखिए क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान के निर्माण की, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण की शुरुआत करी गई। एक नेहरू जी ने एक उद्देश्य एक प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया कि और इसी को ही संविधान सभा के दर्शन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य था, ये जो प्रस्ताव था, ये संविधान की प्रस्तावना में भी स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है। सो ये स्टूडेंट्स था हमारा भारतीय संविधान की दर्शन की शुरुआत हमारी किस प्रकार से हुई, ठीक है। यानी कि हमने इसमें ये पढ़ा कि हमारा जो संविधान है वो किन किन दौरों से गुजर कर आया, किस तरह से उसको बनाया गया, ठीक है। अब चाहे वो आपका क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो आपका कैबिनेट मिशन हो, ठीक है, किस प्रकार से बनाया गया वो यहाँ पे हमने जाना। नेहरू रिपोर्ट प्लस हमारी सुप्रू रिपोर्ट, ये सब क्या थी, हमारी एक ऐसा संविधान बनाने की मतलब उन्होंने सिफारिशें रखी और अपनी अपनी मांगे करी। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान के दर्शन की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स को इस प्रकार से करी गई, यानी कि अभी शुरुआत ही हुई है, ठीक है, संविधान का निर्माण करने की, ठीक है। संविधान का दर्शन है वो यहाँ पे भी रखा गया कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो सिफारिशें हैं वो अभी रखी गई हैं। अब देखते हैं हम आगे। देखिए संविधान सभा के दार्शनिक आधार, ठीक है, संविधान सभा के दार्शनिक आधार इसके निम्न आधार हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला है संप्रभुता। तो पहला जो था हमारा वो है संप्रभुता। जब संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीति भविष्य के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा था, ठीक है। भारत की संप्रभुता बनाना उनके लिए महत्वपूर्ण था और सर्वशक्ति का उन्होंने लोगों में निहित की थी। केंद्र एवं राज्यों के सभी अंगों तथा कार्य प्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, उन्होंने राजनीति भविष्य के बारे में सोचा तो था, लेकिन वे चाहते थे कि हम भारत की जो राजनीति है वो इस प्रकार से बनाएंगे कि भारत की जो संप्रभुता है उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक प्रकार से जो हमारे निर्माता थे उन्होंने भारत की राजनीति भविष्य के बारे में सोचा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा, क्योंकि भारत की जो संप्रभुता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य की सभी अंग तथा कार्य प्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये चाहा कि देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जिसमें जनता का शासन होता है, यानी कि जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो संप्रभुता है उसको संविधान निर्माताओं ने सबसे ऊपर रखा और एक ऐसा शासन बनाने की कोशिश करी जिससे संप्रभुता को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे,
दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा था हमारा लोकतांत्रिक मूल्य। संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को भी बहुमूल्य माना था। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्य देश को मजबूती प्रदान करते हैं तथा सभी लोगों की आवाज़ को समान महत्व देते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब ये होता है, संविधान जो हमारे संविधान निर्माता थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका बहुमूल्य माना, क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्य देश एक ऐसी मजबूती प्रदान करता है जो सभी लोगों की आवाज़ को समान मानता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में जैसे कि अलग अलग विभिन्नताओं के लोग रहते हैं, तो ऐसे में एक ऐसा देश हो, एक ऐसा लोकतांत्रिक देश हो जिसमें सभी व्यक्तियों की जो आवाज़ है, ठीक है, सभी व्यक्ति जो है वो समान हो और सभी व्यक्ति महत्व हो। ठीक है, एक ऐसा संविधान उन्होंने चाहा। देखिए, अब हम बात करें आम सहमति से निर्णय लेना। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार, जो कि विचारक हैं, ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार आम सहमति की अवधारणा संविधान सभा में आम बात थी। नेतृत्व के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आम सहमति से निर्णय लें, क्योंकि ये तार्किक अप्रभावी रास्ता माना जाता है। किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ये सिद्धांत भी भारतीय संविधान की रचना के लिए सबसे उपयुक्त था। सबकी अधिक आम सहमति शायद संघीय प्रावधान या भाषाई प्रावधान में देखने को मिली। देखिए, आम सहमति से निर्णय लेना, यानी कि ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार आम सहमति का मतलब ये था कि सभी व्यक्तियों की उसमें सहमति होनी चाहिए। मतलब आम सहमति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सभी व्यक्तियों की उसमें मतलब एक तरीके से हाँ होगी, मतलब सहमति होगी, निर्णय लेने में सहमति होगी, तभी जो भारत की जो संविधान की जो रचना है, ठीक है, उसको उपयुक्त में लाया जा सकता है। यानी कि तभी जो संविधान है उसको अच्छे से उसका उपयोग जो है वो करा जा सकता है। इसलिए आम सहमति होना बहुत ही आवश्यक है। अब मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 में से 4 लोग जो हैं वो सहमत नहीं हैं और 6 लोग सहमत हैं, ठीक है, तो उनका मानना ये है कि एक ऐसी सहमति हो जो सभी व्यक्तियों को, मतलब ये है कि सभी व्यक्ति उस चीज़ पे हाँ कर दे कि हाँ ये जो निर्णय है वो सही है। ठीक है, उनका मानना ये था, मतलब सभी एक ऐसा निर्णय हो जिसमें आम सहमति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक ऐसे नतीजे पे पहुंचना जिसमें सभी की सहमति हो। फिर है मूल अधिकार। विशेष रूप से वल्लभ भाई के कारण मूल अधिकारों को संविधान में नियोजित बनाया गया। ठीक है, और ये अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक अवस्था में लोगों के जीवन के आधार माने जाते हैं। अधिकारों की वजह से ही सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा मूल अधिकार को संविधान में लागू किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ताकि व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से न्यायपूर्वक होकर जो अपना विकास है वो कर सके, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन संविधान में किया गया है। आगे हम जो मौलिक अधिकार है उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टर में। नेक्स्ट था धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, ये हमारा जो हमारी संविधान सभा है ना स्टूडेंट, वो जो निर्माता थे वो किस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो उनकी यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फिर है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक ऐसा राज्य जिसमें, ठीक है, धर्म को लेके किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक ऐसे संविधान का निर्माण करा गया जिसमें सभी धर्म समान हों। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी अलग से अधिकार जो है वो नहीं दिया गया, यानी कि सभी धर्म जो है वो बराबर है, सभी धर्म इक्वल है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भारत की दार्शनिक आधार नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए है। धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत को संविधान सभा में कांग्रेस के एक वर्ग ने स्थापित किया था।
जिनका मानना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस का एक वर्ग था, ठीक है, जिनका मानना था कि भारत का जो एक संविधान है वो एक ऐसा होना चाहिए जिसमें धर्म को लेके किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि एक ऐसा देश हो जो कि धर्मनिरपेक्ष देश बने। ठीक है, समाजवाद, वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण ही हमारे संविधान में समाजवाद के सिद्धांतों की जगह दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल के प्रभावों के द्वारा ही हमारे संविधान में जो समाजवाद है उसको जगह दी गई है, उसकी प्रस्तावना की गई है। ये पहले कभी नहीं था जैसे कि वर्तमान संविधान में है। ठीक है, जो समाज है हमारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, यानी कि जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, जो भी हमारे अल्पसंख्यक वाले जो लोग होते हैं उनके जो आरक्षण है, जो उनके अधिकार है, उनकी जो सुरक्षा है वो की गई है संविधान के द्वारा। समयोजन के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान के समांतर ही संविधान सभा के समाज अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि हमारे संविधान में स्टूडेंट्स अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण है, जो अधिकार है, उनका प्रावधान किया गया है। संविधान सभा को 2 महिला सदस्यों ने इस सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो 2 महिलाएं थी जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिकाएं निभाई। इनके अमृत कौर तथा बेगम इज़त रसूल प्रमुख थी। ठीक है, जो 2 महिलाएं कौन थी? अमृत कौर और बेगम इजाज, जिन्होंने ये कहा कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों के भारत के आंतरिक भागों में उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। ठीक है, तो ये जो 2 महिलाएं थी इनका मानना ये था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की भी सुरक्षा की जा सके, उनका आरक्षण करा जा सके और उनके अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार, वो भी समान रूप से। ठीक है, जैसे कि प्राचीन समय में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों को ही था। लेकिन जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण में जो भी हमारे संविधान सभा में जो भी हमारे लोग थे, जो भी हमारे निर्माता थे, उनका मानना ये था कि वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है, अब चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को एकदम सही माना था। राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। ठीक है, आपको देखो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं ना, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने किस चीज़ में समर्थन करा, थोड़ा सा आप इसको भी लर्न करके जाना। ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इनको भी चीज़ें आपको बहुत लर्न करना ज़रूरी है कि किसने अपना समर्थन जो है वो दिया है। ठीक है, तो इनका वयस्क मताधिकार में काफ़ी समर्थन रहा। सभी नागरिकों को वोट अधिकार देने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, हमारे संविधान निर्माताओं के जो कुछ दार्शनिक अधिकार थे, जो वे चाहते थे कि हमारा जो संविधान है वो इस प्रकार से होना चाहिए और इस प्रकार से बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के संविधान सभा का दर्शन। ठीक है, ग्रीनविल ऑस्टिन के शब्दों में अगर हम जानें तो संविधान सभा के 4 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा में 4 सदस्य थे जो थे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने संविधान सभा में अपनी अहम भूमिका निभाई। बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी सलाहकार के रूप में संविधान में अपनी भूमिका निभाई। तो जो बी एन राव जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने सलाहकार के रूप में संविधान सभा में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिमी संविधान के परंपरा का अभ्यास था। ठीक है, संविधान सभा ने गांधीवादी विचारधारा को निरस्त कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को नए रूप से देखा और भारतीय राजनीतिक जीवन में पंचायतों को केंद्र माना। गांधीवादी और हिंदू राष्ट्रवादी चाहते थे कि संविधान में हिंदू धार्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए। ठीक है, गांधीवादी और हिंदू राष्ट्रवादी चाहते थे कि संविधान में हिंदू धार्मिक और मूल्यों को शामिल किया जाए, लेकिन ये निरस्त कर दिया गया। ठीक है,
संविधान को संशोधित किया जा सकता था, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता था। कुल मिलाकर संविधान में वैचारिक अधिकार इसके केंद्र बिंदु हैं। लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति एवं समूह आधार अधिकारों का संवैधानिक गणना, सार्वभौमिक मताधिकार, संसदीय लोकतांत्रिक शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा, दार्शनिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों जैसे समानता अधिकार की गारंटी देना इत्यादि संविधान का अर्थभाग है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ग्रीनविल ऑस्टिन जो थे, उनके अनुसार संविधान सभा में 4 सदस्य थे, जो थे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने संविधान को बनाने में अपनी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीम एंड राव संविधान के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने सलाहकार के रूप में एक भूमिका निभाई थी। ठीक है, उन्हें पश्चिमी संविधान की परंपरा का काफ़ी अभ्यास था। किन्हें? भीम एंड राव अम्बेडकर जी को। ठीक है, इनको पश्चिमी जो परंपरा थी उनका काफ़ी ज़्यादा उनको अभ्यास रहा। संविधान सभा ने गांधीवादी विचारधारा को निरस्त कर दिया। ठीक है, तो जो गांधीवादी जो विचारधारा थी उनको निरस्त कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया। उन्होंने कांग्रेस को नए रूप में देखा। प्लस जो पंचायत थी उसको केंद्र माना। पहले क्या, उनको उन्होंने केंद्र माना। गांधीवादी और हिंदू राष्ट्रीयवादी चाहते थे कि संविधान में हिंदू धार्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए। यानी कि जो गांधीवादी और जो राष्ट्रवादी वे चाहते थे कि जो संविधान है उसमें हिंदू धर्म को मूल्यों को, जो हिंदू धर्म के जो भी मूल्य हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में सभी धर्म समान है, तो संविधान सभा ने इसको भी निरस्त कर दिया, यानी कि इसको भी हटा दिया गया। अब बात करें संविधान को संशोधित किया जा सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, संविधान को स्टूडेंट संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अगर हमें संविधान की किताब में कोई भी बदलाव करना है तो हम किसी कानून में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ढांचा है ना वो हम नहीं बदल सकते। अब देखो, मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में कितने सारे अलग अलग प्रकार के कानून आते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान तो हमारा वही है। ठीक है, संविधान का ढांचा तो हमारा वही है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कानून कोई ऐड ऑन हुआ है, कोई इसमें संशोधन हुआ है, वो उसमें हो सकता है, लेकिन जो संविधान का जो ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर संविधान में जो वैचारिक अधिकार है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति हैं, समूह अधिकार है, अधिकारों की संवैधानिक गणना है, सार्वभौमिक अधिकार है, संसदीय लोकतंत्र, शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, दार्शनिक अधिकार है, समानता के अधिकार और गारंटी देने के इत्यादि अर्थभाग है। यानी कि संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो उसके अधिकार है उसकी गारंटी लेता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर अब हम बात करेंगे भारतीय जो संविधान सभा जो थी उसमें कितने कितने लोग जो थे, कितने कितने सदस्य थे वो उसमें शामिल थे। ठीक है, देखिए, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया। ठीक है, आपको पता ही है कि भारत संविधान सभा का चुनाव किस लिए किया गया, ताकि भारत का जो संविधान है उसको बनाया जा सके। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। ठीक है, 1925 में महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग रखी, आपको बताया मैंने इससे पहले। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया उन्होंने जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। पहली बार संविधान सभा की मांग कब करी गई? 1895 में। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधारी तिलक ने उठाई थी। किसकी मांग? संविधान की। अंतिम बार और पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। देखो, सबसे पहले जो मांग करी गई वो किसके द्वारा की गई थी? 1895 में बाल गंगाधारी तिलक ने उठाई थी। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम जो संविधान सभा की मांग उठी वो उठी थी 1938 में, वो भी नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। देखो, भारत संविधान में जो व्यक्ति थे उनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है?
एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति संविधान सभा में बैठा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जनता के द्वारा इसका चुनाव नहीं हुआ है, समझ रहे हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा इसको समझ रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन जो है वो किया गया था। इसका जो चुनाव है वो 1946 में किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, 1946। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। देखिए फिर क्या हुआ, बंटवारे के बाद कुल सदस्य जो थे वो थे 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे, जिनमें 229 चुने गए थे। वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला जो सदस्य थी वो थी 15 और अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। ठीक है, जो कि संविधान सभा में बैठे गए थे। ठीक है, संविधान सभा में अंत में 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान को मंजूरी दे दी गई, यानी कि इस तारीख को जो संविधान का जो ढांचा है वो बनके तैयार हो चुका था। उसी दिन अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए थे, इसे पारित करने की घोषणा की। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सूत्र बुलाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यानी कि क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को सभा का एक अंतिम सत्र बुलाया गया। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो बना दिया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से पूरे देश पर लागू किया गया। हमारे देश हमारे देश में जो संविधान जो है वो लागू किया गया, उस समय 395 केवल अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे भारत का संविधान सभा का दर्शन, जो कि इस प्रकार से जो संविधान सभा है उसमें संविधान सभा में जो हमारे भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो संविधान है उसको काफ़ी टाइम से ही उसको बनाने का जो निर्माण करने की जो कोशिश है वो काफ़ी समय से ही चलती आ रही है। ठीक है, पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी आवाज़ उठाई एक संविधान की। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उठाई, उसके बाद हमारे जो नेहरू जी हैं उन्होंने भी करी। मतलब जो लास्ट जो था ना, ठीक है, वो हमारे नेहरू जी ने ही जो संविधान सभा की जो मांग है वो की गई थी एक प्रकार से। ठीक है, तो ये था हमारा भारत के संविधान सभा का दर्शन। देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, संविधान सभा की आलोचना। अब देखो कहीं ना कहीं संविधान तो बना लेकिन उसकी आलोचना भी की गई। ठीक है, आलोचना का मतलब होता है बुराई कह सकते हो। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, आलोचना करना भी आप कह सकते हो। तो विभिन्न प्रकार से जो संविधान सभा की जो आलोचना है वो की गई थी। पहला है, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्य का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। समझ रहे हो आप, मैंने आपको क्या बताया, संविधान सभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, यानी कि जनता ने उसको नहीं चुना है। ठीक है, जनता ने उसको नहीं चुना है, तो इसलिए जो आलोचक थे उन्होंने ये दलीलें उठाई कि संविधान सभा जो है वो एक प्रतिनिधि सभा नहीं है और इसके सदस्य का चुनाव भारत के लोगों द्वारा नहीं किया गया। संप्रभुता का अभाव, आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। ये भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। फिर आलोचकों ने ये कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो एक संप्रभुता को निकाय नहीं देता, यानी कि इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश सरकार जो थी उनके प्रस्तावों को देखते हुए इसका जो संविधान है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और पहले क्या होता था, जो भारत के जो लोग हैं वो जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश की जो सरकार थी उनकी इजाज़त लेते थे हर कार्य को करने के लिए। ठीक है, ये किसका मानना था, आलोचकों का। समय की बर्बादी, तीसरा आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा ही समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु का नया नाम गाड़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। फिर उसके बाद समय की बर्बादी कहा गया। उनका मानना ये था कि भारत के लोगों ने काफ़ी समय ले लिया संविधान को बनाने में, बल्कि अमेरिका लोगों ने तो 4 महीने में ही जो उनका संविधान है उनको अपना पूरा जो उनका कार्य है वो उन्होंने कर दिया।
ठीक है। नज़ीर अहमद जो संविधान के सभा के जो सदस्य ने इसके लिए अपने अवमानना दर्शन के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गाड़ा, उन्होंने इसे अवमान समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व, आलोचकों का ये आरोप था कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, यानी कि कांग्रेस का ही वर्चस्व है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रीनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। ठीक है। पांचवा जो आलोचकों ने कहा, वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। ये भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। ठीक है, बोलबाला था, यानी कि आलोचकों ने ये कहा कि जो संविधान सभा में जो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया है वो वकीलों के द्वारा किया गया और नेताओं के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला। उनके अनुसार समाज के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी ये मुख्य कारण था। समझ रहे हो, इस प्रकार से जो संविधान सभा की जो आलोचना है वो करी गई। छठा जो कहा है, हिंदुओं का प्रभुत्व, यानी कि आलोचकों को मानना ये था कि संविधान सभा में हिंदुत्व का जो प्रभुत्व है वो देखने को मिला उन्हें, यानी कि हिंदुओं का वर्चस्व उनको देखने को मिला। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। ठीक है, तो जो लॉर्ड जो विस्काउंट है इन्होंने कहा कि इसमें हिंदू का वर्चस्व है, हिंदू का प्रभुत्व है। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे भारतीय संविधान सभा की आलोचना जो कि लोगों के द्वारा की गई। यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 2 है दार्शनिक आधार वो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिगार्डिंग कहीं भी डाउट्स वगैरह हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दो लाइक शेयर कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।